नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो आज से पॉलिटी की वीडियो को फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूं और इस बार वीडियो में रेगुलरिटी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से मैं आउट ऑफ टाउन था, इसलिए वीडियो टाइम पे नहीं ला पा रहा था। चलिए आज इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे और जितने भी अनुच्छेद 1 से 395 तक जो जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उसे आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ऐसे तो मतलब खंड का ख ग करके 400, 450, 500 से भी पार चले गए हैं। लेकिन मतलब जो मूल संविधान में थे, तो जब भी संशोधन होता है तो मूल ढांचे में चेंज नहीं होता है। ये संविधान का एक प्रावधान है, संशोधन का एक प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाग 1 में दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, संघ एवं राज्यों एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं। उसमें पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। जिस भारत एक यूनियन ऑफ द स्टेट है, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बना है। तो वो अनुच्छेद 1 से कहना यही है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश। अगर किसी नए राज्यों का प्रवेश करवाना है तो मतलब अनुच्छेद 2 में इसके तहत प्रावधान दिया गया है। जैसा कि सिक्किम जो था वो 1975 के समय में हमारे भारत में इंक्लूड हुआ था, मतलब जोड़ा था। तो वो किस अनुच्छेद के तहत हमारे भारत में जोड़ा गया था दोस्तों? तो वो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में राज्यों का प्रवेश दिया गया है। उसी प्रावधान के तहत सिक्किम हमारे देश से का एक अभिन्न राज्य बना दोस्तों। और अनुच्छेद 3 जो है दोस्तों, वो है राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद के राज्यों और सीमाओं में परिवर्तन से क्या प्रतीत है दोस्तों? यही है कि जैसे कि हमारा जो बिहार झारखंड जब अलग हुआ था 2000 में, तो वो किस अनुच्छेद के तहत अलग हुआ था? तो वो अलग हुआ था अनुच्छेद 3 के तहत। अगर किसी का राज्य का नाम बदलना है, जैसे पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, या फिर जैसे कि मध्य प्रदेश का नाम वो जो भी था पहले, या फिर उड़ीसा का नाम उड़ीसा का नाम ओडिशा से उड़ीसा हुआ। तो ये किस अनुच्छेद के तहत सीमाओं और ये नामों में परिवर्तन होता है? तो सीमाओं, राज्यों या राज्य को 2 खंड में बांटना है, तो ये है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये सब प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। चलिए भाग 2 में देखते हैं दोस्तों। मैं भाग 2 जो नागरिकता है, इसके बारे में एक अलग से ही वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आप देख लीजिएगा कि नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो इसका मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है। और भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं, 12 से 35 तक जो अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार का वर्णन है, उसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। और आरंभ में जब हमारा संविधान बना था, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो संशोधन करके आर्टिकल 301 में कानूनी अधिकार के तहत उसको डाल दिया गया। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, जैसा कि मौलिक अधिकार पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दिया है आपके लिए। तो इसके लिए भी मैं आपको पर्टिकुलर, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है। इंडिविजुअली सब पे जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं, सब पे मैंने एक अलग से अनुच्छेद का वीडियो बना दिया है। और भाग 4 का जो ए है, जो 51 में जो संशोधन करके 42वें संशोधन 1976 करके हमारे संविधान में शामिल किया गया, उसमें मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। तो दोस्तों, इस पे भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दिया है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो इसलिए बनाया है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं 1 से लेके 395 तक, इसमें इम्पोर्टेंट जिससे प्रश्न आगामी वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं अनुच्छेदों को मैंने करवाया है, ताकि आपको भाग 1 से 22 तक क्लियरेंस भी हो जाए। और याद करने का ये जो होता है प्रक्रिया की कैसे याद किया जाता है अनुच्छेद, ये भी मैंने प्रोसेस में बताया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
भाग 5 में आते हैं, तो भाग 5 में संघ है दोस्तों। इसमें भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक अनुच्छेदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें देखिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है दोस्तों। तो देखिए मैंने भाग 5 और भाग 6 को एक साथ रखा है ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो कार्य हैं बिल्कुल एक ही हैं दोस्तों। जैसे राष्ट्रपति जो केंद्र में कार्य करता है वही राज्यपाल स्टेट में कार्य करता है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है नहीं, वो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो मैंने दोनों का पद, शक्ति, निर्वाचन का कार्य जो है वो मैंने एक साथ किया है ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य दिया गया है, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों वही राज्यपाल में देखिए इधर मैंने एक बना दिया है, +1 करेंगे तो 53 हो जाएगा दोस्तों। तीनों अनुच्छेद में 53, 54, 55 और आगे 1 लगा देंगे। तो जैसे ही दोस्तों राज्यपाल में आते हैं तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ दी गई है। वहीं अनुच्छेद 155 में निर्वाचन की प्रक्रिया जो है राज्यपाल की वो दी गई है दोस्तों। तो देखिए इससे देखिए आप कितना आसान हो गया आपको याद करना, कि आपको अगर राष्ट्रपति का पद याद करना है तो बस 53 कर दीजिए, आगे 1 लगा दीजिए, 153 में राज्यपाल का पद हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य है, तो वही अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य हैं। वही अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया दिया गया है, तो वही 155 में राज्यपाल की निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 61 पे आते हैं। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग कहने का मतलब है दोस्तों कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है, हटाने की प्रक्रिया वो अनुच्छेद 61 में दी गई है दोस्तों। अगर लगता है सभी लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्षों को लगता है कि राष्ट्रपति जो है संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है या राष्ट्र विरोधी कोई कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन इस पे भी एक क्या बोलते हैं, एक वो है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है जो मतलब महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसे सूचना दिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति पे आपको महाभियोग लाना है तो 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को सूचना दें कि आप पे हम लोग महाभियोग लाने वाले हैं। अगर आप महाभियोग के जरिए नहीं हटना चाहते तो आप पहले ही इस्तीफा दे दें। इसलिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है महाभियोग लाने से पहले दोस्तों। और हाँ, आज तक हमारे कोई भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लाया गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब अनुच्छेद 72 में आते हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, मतलब राष्ट्रपति किसी भी जो क्रिमिनल है उसको क्षमादान, अगर उसका मान लो सेंटेंस जो है 20 साल तक सज़ा उसको मिल गया है, उम्र कारावास मिल गया है, तो उसे उसका मतलब जो सज़ा है कम, मतलब 5 साल 10 साल तक करवा सकता है या फिर उसको छोड़ भी सकता है। ये क्षमादान की जो शक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति को दी गई है। यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी अगर किसी को मिला है तो वो राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमादान दे सकता है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और हाँ, अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है दोस्तों। अध्यादेश जारी करने का मतलब दोस्तों ये जो अध्यादेश जारी का ये है वो जो मिला है ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। इसके तहत क्या होता था कि वायसराय को क्या बोलते हैं, अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिलता था। और ये अध्यादेश जारी करना क्या होता है दोस्तों, अध्यादेश जारी करना और कुछ नहीं बल्कि अगर लोकसभा राज्यसभा भंग है और लोकसभा और राज्यसभा भंग है, और अगर जल्दी मतलब इमरजेंसी में या तत्कालीन कोई कानून की ज़रूरत है जिससे मतलब हमारे केंद्र या राज्य में एक सहूलियत पैदा हो, तो उस कानून को तुरंत अगर लागू करना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करके बिना लोकसभा राज्यसभा के में पारित हुए बिल को पारित हुए एक कानून को ला सकता है। तो अध्यादेश में यही है कि अनुच्छेद 123 के तहत कोई भी कानून राष्ट्रपति क्या बोलते हैं डायरेक्ट
अपने बस अपने द्वारा ही ला सकता है। कोई भी कानून को राष्ट्रपति बिना लोकसभा राज्यसभा के सहमति के कोई भी कानून को और उसका जो ये रहेगा टेन्यूर रहेगा उस कानून का, अगर राष्ट्रपति कोई कानून बना देता है अध्यादेश के जरिए तो उस कानून का जो अवधि रहेगा वो 6 महीने तक रहेगा। अगर अध्यादेश के तहत कोई भी कानून राष्ट्रपति बनाता है तो उसका जो अवधि है वो मात्र 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा। अगर उस कानून को बिल्कुल कानून को परमानेंट रहना है तो लोकसभा राज्यसभा से पारित होना अनिवार्य है। ये जो अध्यादेश है ये टेम्प्रोरी होता है दोस्तों, और ये इससे मतलब जो इमरजेंसी में अगर कोई कानून की ज़रूरत है तो मतलब सब कैबिनेट के मंत्रिपरिषद मिलकर राष्ट्रपति को एक आदेश देते हैं कि एक अध्यादेश जारी करके ये बिल बनाएं ताकि ये कानून पारित हो सके इमरजेंसी में। और हाँ, याद रखिएगा ये अध्यादेश के जरिए जो भी कानून बनता है वो सिर्फ उसकी जो अवधि होती है वो 6 महीने तक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 143 में अनुच्छेद 143 में ये बहुत ही शानदार अनुच्छेद है। ये हमेशा एग्जाम में ये अनुच्छेद हमेशा एग्जाम में आते ही रहता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन हाँ वो सलाह को मानने के लिए अनिवार्य नहीं होगा। अगर कोई भी सलाह मान लेते हैं कि सलाह सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो देते हैं या सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी मेंबर देती है, तो वो सलाह अगर राष्ट्रपति मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का जो उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 में या 143 में मिलता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उपराष्ट्रपति की ओर आते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 63 में एक हमारे भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 63 में मिलता है। और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे दोस्तों। ये उल्लेख अनुच्छेद 64 में मिलता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री, देखिए उसमें मैंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपैरिजन किया और इसमें मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कंपैरिजन किया, क्योंकि देखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल भी मतलब वास्तविक जो होते हैं वो रेगुलेट नहीं करते हैं केंद्र को। केंद्र को अगर कोई रेगुलेट करता है तो वो करता है प्रधानमंत्री, और राज्य में अगर कोई राज्य के कानून को अगर नियंत्रित करता है तो वो मुख्यमंत्री करता है। तो मैंने दोनों को एक साथ रखा ताकि आपको अनुच्छेद को याद करने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है दोस्तों? एक मंत्रिमंडल होगा। केंद्र का एक मंत्रिमंडल जो है वो कैबिनेट जो है उसका उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 74 में मिलता है। अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 75 में होगा, और जिसे जो राष्ट्रपति चुनेगा वो अनुच्छेद 75 में मिलता है दोस्तों। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन मिलता है, जिसे बोलते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी का उल्लेख किसमें है दोस्तों? तो वो है अनुच्छेद 76 में। और जस्ट इधर आते हैं मुख्यमंत्री में, तो आप मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 में उसमें -11 कर दीजिए और आगे 1 लगा दीजिए, तो 163 में क्या है? मंत्रिमंडल है। अनुच्छेद 163 में केंद्र का राज्य का मंत्रिमंडल है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख है और मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख है दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों अब आगे आते हैं। अनुच्छेद 79 में एक संसद का वर्णन है कि भारत का एक संसद होगा। और संसद किससे बनता है दोस्तों? संसद जो है वो संसद 3 चीज़ों को मिला के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और लोकसभा का उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, और राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 52 में। तो ये तीनों लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद का निर्माण होता है दोस्तों।
तो ये अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख मिलता है कि भारत का एक संसद होगा, संसद में की ही प्रक्रिया के द्वारा जितने भी विधेयक आते हैं, विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो एक कानून बन जाता है। वो संसद के थ्रू ही कोई भी कानून हमारे भारत में बनता है दोस्तों। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख मिलता है। और जैसे लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा से चलिए -11 करते हैं तो कितना आता है, यहाँ ये करते हैं 80, राज्यसभा से -11 करते हैं तो क्या आता है, विधानसभा आता है। और लोकसभा से -11 करते हैं तो क्या आता है, विधान परिषद आता है दोस्तों। क्या कुछ करना नहीं, 80 में से -11 घटा देना है तो क्या 69 आता है, आगे एक लगा देना है 169। तो विधानसभा का उल्लेख किसमें मिलता है, 169 में। और अनुच्छेद 170 में विधान परिषद, जैसे कि इसमें जो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, तो वैसे ही विधानसभा इसमें हो जाता है लोअर हाउस और विधान परिषद अपर हाउस। और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, जैसे कि 169 में क्या है, संसद है, वैसे ही 168 में क्या है दोस्तों, विधान मंडल है। संसद केंद्र के लिए संसद और इसके लिए क्या बोलते हैं, राज्य के लिए विधानमंडल। तो फिर से मैं रिव्यू करवा दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 74, 75, 76, 79, 80, 81 से रिलेटेड है दोस्तों। और मुख्यमंत्री जो है दोस्तों, अनुच्छेद 163 से लेकर के 170 तक उनका उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे अनुच्छेद जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 100 में क्या है, निर्णायक मत। हाँ, तो दोस्तों अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत का मतलब हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि लोकसभा में अगर कोई कानून बिल लाया गया है, तो बिल में मान लीजिए 100 मेंबर हैं। 100 मेंबर ने अगर एक उस बिल पे 50, मान लीजिए कोई कानून आ रहा है, मान लीजिए एनआरसी या जो भी है, एनआरसी जो नेशनल एनआरसी मतलब नेशनल सिटीजनशिप जो एक्ट आ रहा था, वो कानून अगर बिल लोकसभा में आता है तो 50 ने मतलब उसके पक्ष में वोट दिया और 50 ने उनके विपक्ष में वोट दिया, तो जो मतलब तो ऐसे क्या हो गया कि बिल पे 50 हाँ 50 ना है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। कोई भी बिल, जैसे मान लीजिए कि यही जीएसटी वाला बिल आया था, तो जीएसटी वाले बिल में 50 ने बोला कि हाँ जीएसटी आना चाहिए, 50 ने बोला ना जीएसटी नहीं आना चाहिए। तो अगर जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अगर जिसके तरफ हाँ के तरफ अगर वोट दे देते हैं तो हाँ जीएसटी का बिल पास हो जाएगा, अगर ना की तरफ वोट देते हैं तो जीएसटी का बिल नहीं पास होगा। तो निर्णायक मत से यही अभिप्राय निकलता है दोस्तों कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं अगर कोई भी बिल में 50% का ये क्या बोलते हैं टाई हो गया है। हाँ, और अनुच्छेद 108 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता करेगी। मान लीजिए राष्ट्रपति ने राज्यसभा प्लस लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला दिया, तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। जो धन विधेयक है, मनी बिल जिसको बोलते हैं, धन विधेयक मनी बिल, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 110 में। और जो हमारा बजट है जो हर साल प्रस्तुत होता है, उसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो अनुच्छेद 112 में मिलता है। लेखानुदान जो है हमारा, लेखानुदान, उसका उल्लेख मिलता है 166 में। और वित्त विधेयक जो है मतलब फिनांस जो बिल है उसका उल्लेख मिलता है 117 में दोस्तों। तो ये भी जो भी इम्पोर्टेंट, ये जो 100 से 117 तक मैंने जो अनुच्छेद करवाया है ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है अनुच्छेद 124। 124 में क्या उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन,
सुप्रीम कोर्ट का एक गठन जो होगा वो किस अनुच्छेद से हमें जानकारी मिलता है? वो मिलता है 124 से। अनुच्छेद 131 से सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो उसका उल्लेख किस में मिलता है? तो वो अनुच्छेद 131 में मिलता है। अनुच्छेद 148 में हमारे कंट्रोम्प्रोरल ऑडिटर जनरल जो हैं, जो लोक लेखा आयोग का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 148 में मिलता है। हाई कोर्ट राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद 214 में 214 में मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा, 124 है, ये 214 है, तो मतलब याद करने में रिलेट कीजिएगा ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, वो किस में उल्लेखित है? वो है अनुच्छेद 214 में। और अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन, मतलब हाई कोर्ट के गठन के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो 216 में मिलता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंध की ओर आते हैं। तो 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है, केंद्र में जो सरकार है उसको अनुच्छेद 249 के तहत ये शक्ति मिली है कि वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। जैसे टोटल 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, संघ सूची में केंद्र सिर्फ कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो जैसे कि राज्य सूची में मान लीजिए कोई कानून जो है दोस्तों, कानून जो मतलब मान लीजिए पूरे देश के लिए हितकारी है, तो वो अगर पूरे देश के लिए अगर मान लीजिए कोई जो यूसीसी जो कानून आ रहा है, मान लीजिए ये देश के लिए पूरे हितकारी है। अगर हितकारी नहीं है, कुछ भी हो, अगर हितकारी है तो इसको जो सरकार है वो चाहेगा तो पूरे देश पे, मतलब पूरे हमारे देश में या राज्य में भी इसको लागू कर सकता है। मतलब राज्य के लिए भी एक कानून बना सकता है अगर वो हमारे राज्य के लिए हितकारी है। तो राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति जो मिलती है केंद्र को, मिलती है अनुच्छेद 249 के तहत। तो 249 में क्या उल्लेखित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 249 हमेशा एग्जाम में पूछा ही गया है कि राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति देती है केंद्र को, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 250 में क्या है? आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने की शक्ति। आपातकाल के दौरान भी क्या बोलते हैं, राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। ये जो 249 में तो ऐसे भी मतलब कोई भी कानून अगर ऐसा है हमारे राज्य के लिए हितकारी है तो केंद्र है उसमें हस्तक्षेप करके राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। लेकिन 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति ऐसे अल्टीमेटली प्राप्त हो जाती है केंद्र को। अनुच्छेद 262, हाँ दोस्तों ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, जो अनुच्छेद 262 है इसमें, और अंतर्राज्यीय जो मतलब नदी जल का विवाद होता है, जैसे हमेशा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में जो नदी के पानी को लेके जो हमेशा विवाद होता है उसका निपटारा जो है वो का जो उल्लेख मिलता है नदी जल विवाद का उसका उल्लेख जो मिलता है दोस्तों वो अनुच्छेद 262 में मिलता है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का उल्लेख जो मिलता है दोस्तों वो अनुच्छेद 263 में मिलता है। और अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग होगा, वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, IAS, IAPS और IFS, ये इसका IAS, IPS और IFS का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 312 में। और अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है दोस्तों। तो चलिए आगे आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे। दोस्तों मैंने वही देखिए जितना भी मैंने अनुच्छेद कवर किया है दोस्तों ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से अगर इतने अनुच्छेद देख लेते हैं तो कंफर्म मैं बता सकता हूं कि एग्जाम में 1 या 2 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। तो चलिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 324 में मिलता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ये अनुच्छेद 324 में मिलता है। राजभाषा जो है हमारी अनुच्छेद 343 में, जो हमारी राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है देवनागरी है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 343 में मिलता है।
आपातकाल का जो प्रावधान है वो 3 अनुच्छेद में मिलते हैं। अनुच्छेद 352 में, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 356 में जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 360 में जो वित्तीय आपातकाल का मिलता है दोस्तों। तो देखिए जो तीसरा जो अनुच्छेद है 360 वित्तीय आपातकाल, ये आज तक भारत में लगा नहीं है। दो जो अनुच्छेद हैं 352 356, इसके तहत इमरजेंसी लग चुके हैं भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुके हैं, राष्ट्रपति शासन भी लग चुके हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो चलिए आते हैं संविधान संशोधन पे। तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो अनुच्छेद 368 में मिलता है। हमारा जो संविधान में जो संशोधन होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? वो होते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं दोस्तों, जैसे कि अनुच्छेद जो 17 है जिसमें अस्पृश्यता का अंत है, जो अनटचेबिलिटी, राइट टू अनटचेबल का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 17 में मिलता है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक हैं हमारे उसके हितों का संरक्षण का उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 29 में मिलता है दोस्तों। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली, हमारा जो पंचायती राज प्रणाली का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो किसमें मिलता है? अनुच्छेद 40 में मिलता है। और एक से एक क्वेश्चन सवाल पूछूंगा दोस्तों, जो पंचायती राज प्रणाली है जिसको स्वशासन भी बोलते हैं, स्वशासन भी बोलते हैं, तो बोलेंगे कि स्वशासन का जनक जो कौन है दोस्तों? पंचायती राज प्रणाली के जनक है, स्थानीय स्वशासन के जनक, तो वो दो दोस्तों कौन है? लॉर्ड रिपन दोस्तों। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है दोस्तों। और अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आज तक का वीडियो यहीं तक था। मैंने जितने भी एक से एक अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो मैंने बता दिया, ट्रिक से भी बताया। आप इसे बस 1 या 2 बार देख लेंगे तो सारा अनुच्छेद आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको कैसे अनुच्छेद याद करने हैं, कहाँ कहाँ से याद करने हैं, आपको आइडिया भी मिल गया होगा दोस्तों। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में।